जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज के इस नए क्लास में निर्माण उद्योग से संबंधित चीनी उद्योग के बारे में और लोहा इस्पात उद्योग के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आपका बिना समय गवाए हुए आज इस नए क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्या होता है? चीनी उद्योग हम बताए थे। चीनी उद्योग क्या है? तो कृषि पर आधारित उद्योग है। उद्योग पहले बता दिए, इसके पहले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा उद्योग के बारे में। और यहाँ पढ़ना है चीनी उद्योग के बारे में। तो चीनी उद्योग बताएंगे। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है और सूती वस्त्रों के बाद यह सबसे बड़ा उद्योग है। चीनी उद्योग के बारे में बताएंगे कि चीनी उद्योग क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कृषि आधारित है, क्योंकि इसके लिए गन्ना की आवश्यकता होती है और गन्ना क्या है? कृषि के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसे कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। और इसमें बताएंगे सूती वस्त्रों के बाद यह सबसे बड़ा उद्योग है। कौन उद्योग? चीनी उद्योग। अगला बताएंगे कि चीनी उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा स्थान पर है। चीनी उत्पादन की यदि बात करें तो चीनी उत्पादन में भारत जो है विश्व का दूसरे स्थान पर है, जबकि गुड़ और खंडसारी में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, जबकि गुड़ और खंडसारी में क्या चीज़? प्रथम स्थान पर है। और 3 लाख से अधिक श्रमिक इसमें कार्य में लगे हुए हैं। यदि आप बात कीजिएगा श्रमिकों की, तो चीनी उद्योग के जो श्रमिकों, चीनी उद्योग जो मिल है, चीनी मिल में जो है, चीनी मिल में कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या लगभग करीबन 3 लाख से अधिक लोग जो है इसमें इस कार्य में लगे हुए हैं। और लगभग 3 लाख किसान भी कच्चे माल की प्राप्ति करने में, जुटाने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए, चीनी का उत्पादन जब करेंगे तो इसमें गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो गन्ने की आवश्यकता के लिए हमें किसान भाइयों का सहयोग चाहिए। तो कितने किसान लगे हुए हैं इसमें? तो लगभग 3 लाख से अधिक किसान जो है इसमें कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोत में जुड़े हुए रहते हैं, जिससे हमारा चीनी उद्योग चल पाता है। और विकास और उत्पादन की यदि बात करें, चीनी उद्योग का विकास और उत्पादन की यदि बात करें तो भारत में चीनी उत्पादन गन्ने से की जाती है। यानी भारत में चीनी उत्पादन की बात करें तो यह गन्ने से की जाती है और इसकी खेती ज़्यादातर प्राचीन काल से, वैदिक काल से भी की आ रही है। ठीक है, और आज़ादी के बाद देखा जाए तो आज़ादी के बाद विकास अधिक हुआ है और 31 मार्च 2014 तक सरकारी यानी सहकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में मिलाकर मिलों की संख्या जो है 700 है। यदि हम बात करें तो हमारा जो चीनी उत्पादन की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही होती आ रही है। और आज़ादी के बाद देखा जाए तो आज़ादी के बाद इसका विकास अधिक मात्रा में हुआ है। और यह 31 मार्च 2014 तक की बात करें तो सहकारी उद्योग, सहकारी चीनी, सहकारी का मतलब सहायता से जो चलते हैं उद्योग, उसको सहकारी उद्योग कहते हैं। और निजी उद्योग, निजी का मतलब कोई खास व्यक्ति अपने दम पर, अपने क्षमता के आधार पर चीनी उद्योग का स्थापना करके और वह चीनी मिल खोल करके चीनी का उत्पादन करते हैं, तो वह कहलाता है निजी उद्योग। एवं सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्रों में, सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार द्वारा जो, जिस पर स्वामित्व सरकार का हो। सार्वजनिक क्षेत्रों में बात करें तो सभी को मिलाकर मिलों की संख्या जो है 700 है। यानी चीनी मिल की यदि संख्या की बात करें तो 700 है, तीनों को मिलाकर। और 2002 और 2003 हमारा विकास हो गया। और उत्पादन की यदि बात करें तो 2002 से 3 की बात करें, 2002-3 में यानी जो है चीनी उत्पादन में 201.32 लाख टन उत्पादन किया गया। और 2012-13 में देखा जाए तो 251.4 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। और बिहार के सारण जिला में यदि बिहार की बात करें तो बिहार के सारण जिला में 1903 में स्थापित मढ़ौरा, ठीक है, मढ़ौरा की चीनी मिल सबसे पुरानी मिल है। इस बात को याद रखिएगा कि बिहार के सारण जिला में, बिहार के सारण जिला जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, तो बिहार के सारण जिला में 1903 में स्थापित मढ़ौरा की चीनी मिल सबसे पुरानी मिल है। सबसे पुरानी मिल, बिहार की सबसे पुरानी मिल कौन है? तो मढ़ौरा की चीनी मिल है, जो कब स्थापना हुआ उसका? तो 1903 ईस्वी में। चलिए अगला बताइएगा स्थानीयकरण के कारक। स्थानीयकरण का कारक का मतलब हुआ कि चीनी मिल उत्पादन करने के लिए चीनी उद्योग यानी चीनी उद्योग को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें पहला बात बताएंगे कि सरप्रमुख अगर जो देखा जाए, सरप्रमुख देखा जाए तो कच्चे माल की स्थानीय प्राप्ति होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि चीनी उत्पादन के लिए कच्चे माल की प्राप्ति जो स्रोत हैं अगल बगल के इलाकों से होना चाहिए, ना कि बहुत दूर दराज के, मान ले बहुत दूर इलाकों से लाएंगे चीनी का, अरे गन्ने की खेती जो बहुत दूर से लाएंगे हम, तो उसमें क्या है, कोई बचत नहीं होगा। इसलिए अगर जहाँ भी हम चीनी उद्योग लगाना चाहते हैं उसके अगल बगल
बगल देखेंगे कि वहाँ कृषि जो है गन्ने की कृषि खेती होती है नहीं। यदि नहीं होता ऐसा तो वहाँ चीनी उत्पादन यानी करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। और इसमें यातायात की सुविधा भी होनी चाहिए। चीनी उत्पादन जब हम करेंगे तो इसमें आने जाने का परिवहन की सुविधा होनी चाहिए, यातायात की सुविधा होनी चाहिए और कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो अच्छे व्यक्ति नहीं, जो अच्छे श्रमिक नहीं होंगे, अच्छे लोग काम में नहीं लगे होंगे तो चीनी उत्पादन ज़्यादा दिन तक उद्योग जो है धंधा नहीं चलेगा। क्योंकि कुशल श्रमिक मतलब जो है अच्छे रहेंगे और जानकार थोड़ा रहेंगे और शिक्षित थोड़ा रहेंगे, थोड़ा जानकारी प्राप्त रहेगा तो वो मिल को चलाने में भी थोड़ा सुविधा होता है। और कोयला और आदि शक्ति स्रोत की बात करें तो कोयला की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिजली उत्पादन करना है तो बिजली के लिए यानी ऊर्जा स्रोत के लिए कोयला की आवश्यकता पड़ेगी। और घरेलू बाजार खपत के लिए होना बहुत ज़रूरी है। चीनी का उत्पादन करेंगे तो उसके लिए स्थानीय कारक के लिए घरेलू बाजार खपत के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि अगल बगल बाज़ार नहीं हो तो चीनी का बिक्री भी करना है तो चीनी बिक्री के लिए घरेलू बाज़ार अगल बगल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि चीनी की खपत भी कराना है। अगला है चीनी मिलों का वितरण की यदि बात करें, चीनी उद्योग समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं चीनी उद्योग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं चीनी मिलों का वितरण की बात करें, यानी चीनी का जो मिल है, चीनी मिल जो है भारत में कहाँ कहाँ है। तो यदि चीनी मिल की बात करें तो उत्तर भारत में देखा जाए, उत्तर भारत एक बार नक्शा देख लीजिएगा, उत्तर भारत ऊपरी चला जाएगा, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण और हमारे इस तरफ पूर्व और इस तरफ क्या होता है पश्चिम। तो उत्तर भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत की यदि हम बात करें तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश हो जाएगा पहला स्थान पर, और दूसरा हो गया बिहार, तीसरा पंजाब और चौथा हरियाणा। इन सब राज्यों में उत्तरी भारत की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में जो है चीनी मिल लगे हुए हैं। और दक्षिणी भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में चीनी उद्योग की स्थापना हुई है। और यूपी में यदि बात करें तो यूपी में लगभग 100 मिलें हैं। यूपी में यदि बात करें तो चीनी उद्योग के जो है 100 मिलें हैं। इसका मेन कारण क्या है, यहाँ प्रमुख कारण बताएंगे, क्योंकि यहाँ गन्ने की अच्छी खेती होती है। यानी उत्पादन की बात करें तो यहाँ जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 100 मिलें हैं चीनी उत्पादन यानी चीनी उद्योग में जो है चीनी मिल जो कितना है 100 मिलें हैं यहाँ। इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ गन्ने की खेती अच्छी जो है, यहाँ गन्ने की अच्छी खेती की जाती है। और एक बात और करें हम कि गंगा यमुना का जो दोआब आता है, दो नदियों के बीच जो है दोआब आता है, जो गंगा यमुना नदियों दोआब जो मिट्टी लाती है, दोमट मिट्टी, वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और यहाँ जो है गंगा यमुना दोआब जो है और तराई क्षेत्रों के कारण यहाँ जो है यूपी की बात करें, इसी के कारण यहाँ जो है गन्ने की जो है यहाँ जो है चीनी की मिल जो है 100 मिलें देखने को मिलती है। और परिवहन की बात करें तो परिवहन की सुव्यवस्था है, परिवहन की सुव्यवस्था होने के कारण यहाँ जो है चीनी मिलों की संख्या अधिक है। और घनी आबादी के कारण यहाँ जो है चीनी का खपत भी ज़्यादा होता है, आबादी ज़्यादा होने से खपत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ चीनी उद्योग को स्थापित किया गया है। और यहाँ बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य के उत्तरी जिलों में 20 मिलें स्थापित किए गए हैं, जहाँ चंपारण, जिसमें से चंपारण, सिवान, सारण, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में इन सब में जगहों में जो है मिल की स्थापना की गई है। और यदि बात करें 5% से इसका उत्पादन की यदि बात करें, उत्पादन क्षमता बिहार की जो है चीनी उत्पादन में बिहार की क्षमता 5% से भी कम है, क्योंकि अब पहले जैसा चीनी मिल रहा नहीं। ठीक है, सभी उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, सरकार इसके प्रति कोई ध्यान नहीं देती है। अब यहाँ क्या है कि 5% से कम योगदान बिहार का है। और महाराष्ट्र की यदि बात करें तो दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र की यदि हम बात करें तो 150 लगभग 150 लगभग चीनी मिलें हैं। और इनमें गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में चीनी मिलें सूरत ज़िले में है। अधिकतर जितना भी मिल है गुजरात के एरिया में देखिएगा तो जितना भी चीनी मिल है सभी सूरत के एरिया में, ठीक है, सभी सूरत ज़िले में है। और 5% उत्पादन यहाँ का करता है, यहाँ चीनी का उत्पादन 5% होता है। और दक्षिण भारत में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में, सवाल एक पूछता अक्सर पूछा जाता है कि उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती अच्छी होती है, क्यों? इसका मेन वजह बताइएगा, यहाँ बताइएगा दक्षिण भारत में, बताएंगे उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि यहाँ बताएंगे कि 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान टेम्परेचर होता है। यानी क्योंकि गन्ने की खेती के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान टेम्परेचर होना चाहिए। और वार्षिक वाला क्षेत्र जो है, वार्षिक क्षेत्र कितना होने चाहिए, तो इसमें जो है वार्षिक क्षेत्र जो है 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वाले क्षेत्र होना चाहिए। और इसके लिए दोमट मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। नदियों के द्वारा
लाई गई मिट्टी को दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है और यह जो काफ़ी उपयुक्त होता है गन्ने के लिए, इसीलिए हम कहेंगे कि दक्षिणी भारत में इन सब अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद है, जबकि उत्तरी भारत में ये सब अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं, जिस कारण उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। चलिए इतना बात समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग, चीनी उद्योग हो गया। अब चीनी उद्योग के बारे में कोई भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। और इसमें जो बचा हुआ है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग यदि कहा जाता है, लोहा जो है सभी उद्योगों की जननी है, यानी उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। क्योंकि आप कुछ भी सामान देख लीजिए, अगर जो एक कलम की बात करें तो उसमें भी लोहा का प्रयोग किया गया है। ये हमारा जो टी शर्ट पहने हुए हैं इसमें भी लोहा का मशीन लगा हुआ, एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से और एक होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो लोहा की योगदान देखा जाए तो लोहे की योगदान जो है सभी जगहों पर है। एक यदि हम बड़ा सा मान ले घर बनाते हैं तो कुछ लगाएं या ना, लेकिन उसमें एक ताला जरूर लगाते हैं, तो ताला भी क्या है, एक लोहा है। तो इसीलिए कहता है उद्योगों की जननी, यानी उद्योग धंधा यदि निर्माण करना है तो उसमें लोहा अहम भूमिका नंबर 1 पर निभाता है, इसलिए लोहा को उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और लोहा इस्पात उद्योग क्या है, कहता है यह खनिज पर आधारित उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग क्या है, खनिजों पर आधारित है, क्योंकि जब तक हम खनिज नहीं लाएंगे तो लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट इसका प्रमुख अयस्क है, इससे क्या होता है, खनिज आधारित उद्योग है और यह सबसे अधिक इम्पोर्टेंट उद्योग माना जाता है। लोहा उद्योग को सभी उद्योगों में से सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण उद्योग लोहा उद्योग को कहा जाता है। इसमें अगर जो बात करें तो लौह स्तंभ एक जो है दिल्ली में जो लौह स्तंभ है यह जो 6 टन भारी है। इसका एक प्रमाण जीता जागता उदाहरण है कि हमारे भारत देश में लोहे का उत्पादन काफ़ी वर्षों पहले से भी की जाती है। कैसे हम मानेंगे कि हमारे देश में जो उद्योग धंधे की स्थापना, लोहा का निर्माण पहले से भी किया जा रहा है, कैसे, तो इसके लिए प्रमाण लिए हैं कि लौह स्तंभ की बात करें तो 6 टन भारी है, जो आज तक और अच्छा भी है, मजबूती प्रदान भी है। तो इसका मतलब है कि हमारे देश में लोहे का जो उत्पादन काफ़ी वर्षों से हो रहा है, और यदि बात करें हजारों वर्षों से हो रहा है। और महाभारत में यदि बात करें हम तो महाभारत में अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग किया गया। अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर मारने वाला और शस्त्र का मतलब होता है जो पकड़ कर मारते हैं। जैसे हमारा भाला हो गया, भाला क्या है, शस्त्र है, क्योंकि इसको पकड़ कर मारते हैं। और तलवार हमारा शस्त्र में आ जाता है। और अस्त्र हो गया जैसे कि धनुष बाण हो गया, ये सब बाण जो हो जाएगा, तो ये हमारा अस्त्र और शस्त्र का भी प्रयोग महाभारत में देखा जाए तो लोहे का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि हमारे देश भारत में पहले से ही लोहे का उत्पादन किया जा चुका है और लोहे का निर्माण भी किया गया है। और इसमें पुरु ने लगभग 15 केजी गोला सिकंदर को दान में दिया था। देशभक्त पुरु जो भारत के हैं, वो जब सिकंदर जब आया था भारत पर चढ़ाई करने के लिए, तो उस समय लगभग 15 केजी का एक गोला दिए थे सिकंदर को उपहार में। तो वह भी क्या चीज़ का था, लोहे का ही था। इससे यह पता चलता है। और यदि बात करो ओडिशा का कोणार्क मंदिर है, ओडिशा का जो कोणार्क मंदिर है वहाँ भी कड़ी जो चेन बनी हुई है, कड़ी है, सिक्कड़ है, उसमें प्राचीन काल की बनी हुई है। प्राचीन काल की जो बनी हुई है अभी भी आप देख सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि लोहे का जो है लोहा इस्पात उद्योग जो है हमारे देश में वर्षों से होते आ रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं विकास और उत्पादन की। यदि बात करें तो विकास की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1830 ईस्वी में तमिलनाडु में पोर्टो नोवो, ठीक है, पोर्टो नोवो में इसके सबसे पहला जो मिल उद्योग स्थापना हुआ सर्वप्रथम 1830 में तमिलनाडु के पोर्टो नोवो में हुआ। उसके बाद कुछ कारण के बाद यहाँ अनुकूल स्थितियाँ नहीं होने के कारण वह फैक्ट्री, वहाँ कारखाना क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। सबसे पहला कहाँ खोला गया था, तमिलनाडु में पोर्टो नोवो में, जिसके कोई कारण से यानी अनेक मौजूद परिस्थितियाँ होती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण, क्लाइमेट, जलवायु चेंजिंग होता है, तो वहाँ उद्योग धंधे स्थापित जो थे बंद हो गए। और उसके बाद लोहा बनाने और गलाने का सफल जो कारखाना जो है 1874 ईस्वी में बराकर घाटी के कुल्टी नामक स्थान में किया गया। ठीक है, बराकर घाटी के कुल्टी नामक स्थान में, तो कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है एरिया में, और इसी को जो है बराकर आयरन वर्क्स के नाम से भी फेमस हो गया। और यह धीरे धीरे क्या हुआ कि यह जो फैक्ट्री खोला गया कारखाना बराकर आयरन वर्क्स के नाम से फेमस हो गया। और यह एक ऐसा उद्योग है, इस निजी में आता है। और यह जो है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको IISCO कहते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी शॉर्ट में IISCO भी कहते हैं। और यह जो है इसी के अंतर्गत आ गए। बराकर जो आयरन बक्स जो कह रहे हैं, बराकर आयरन बक्स के नाम से जो जाने जा रहे थे, वो कुछ दिन के बाद इसमें शामिल हो गए। आज जो है
IISCO में शामिल हो गए। कौन? बराकर आयरन वर्क्स के नाम से जो कंपनी थे वो किस में शामिल हो गए? अब IISCO कंपनी में शामिल है, IISCO कंपनी में शामिल हो गए। और आधुनिक ढंग से यदि बात करें तो आधुनिक ढंग का बड़ा कारखाना जो है 1907 में सुवर्ण रेखा घाटी के साकची स्थान पर खोला गया। और यहाँ जो है जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया। यह एक कैसा जमशेद स्थान बात करें तो इसी को एरिया को जमशेदपुर कहा गया, क्योंकि यह जो एरिया में साकची स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा जो है स्थापित किया गया, इसलिए इस एरिया को अब फेमस हो गया किस चीज़ में? जमशेदपुर एरिया कहलाया। और यह जो है झारखंड राज्य में पड़ता है जमशेदपुर एरिया। और नाम पड़ा क्या चीज़? टिस्को, इसका नाम दिया गया। इस कंपनी का जो नाम जमशेदपुर जो जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा जो स्थापित किया गया, इसका नाम दिया गया टिस्को, TISCO। टिस्को का मतलब होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यह जो कैसा है? निजी उद्योग है। निजी का मतलब एक खुदसर व्यक्ति जो है खोले थे। और इसमें बात करें जो है और 1919 ईस्वी में बर्नपुर की बात करें, 1919 में बर्नपुर में पश्चिम बंगाल में खोला गया लोहे इस्पात उद्योग खोला गया, ये जो आज IISCO कंपनी में शामिल हो गया। IISCO के नाम से फेमस है। तो IISCO का होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी से नाम से फेमस है। उम्मीद करते हैं कि निर्माण उद्योग से इतनी जो बात बताएं आप समझ चुके होंगे, और बाकी जो कुछ पार्ट बच गया है उसे हम अगले वीडियो में समाहित करके समझाने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा मेरा प्रयास? यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको समय समय पर अधिक से अधिक जहां तक हो जानकारी देंगे। और ये जो हमारा क्लास 10th का था निर्माण उद्योग से संबंधित चैप्टर, और इसमें चीनी उद्योग और लौह इस्पात उद्योग के बारे में आज सीख गए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बाकी जो है फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, बाय।